हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो दोस्तों आज मैं आपको कार्ल मार्क्स ने 8 शीर्षक बताए थे। 8 शीर्षक बताए थे किसके? अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए या पूरा का पूरा बताने के लिए 8 शीर्षक दिए थे। कितने दिए थे मेरे दोस्तों? 8 शीर्षक दिए थे। हमें केवल एक ही शीर्षक कंपटीशन के हिसाब से याद रखना है दोस्तों। 7 शीर्षकों को केवल समझने के तौर पर याद रखें। बाकी हमें एक जो शीर्षक है वो कौन से नंबर का? 7वें नंबर का जो शीर्षक है मेरे दोस्तों, उसको हमें याद रखना होगा। वह है किस भौतिक चीज की? वह है भौतिक, और भौतिक का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ को वह क्या कहता है? उत्पादन प्रणाली या धन या पूंजी। ठीक है मेरे दोस्तों, वह इतिहास की व्याख्या करता है। कैसे? भौतिक के रूप में। वह इतिहास की व्याख्या करता है कैसे? भौतिक रूप से, पदार्थ के रूप में, उत्पादन प्रणाली के रूप में, अर्थात धन से पूंजी के रूप में। हम ये कह सकते हैं कि उसने इतिहास की व्याख्या की, लेकिन कैसे? उत्पादन प्रणालियों के आधार पर, भौतिकता के आधार पर उसने इतिहास की व्याख्या की थी। इसलिए उसका सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। यही एकमात्र ऐसा विचारक है कार्ल मार्क्स जिसने इतिहास की व्याख्या भौतिकता के आधार पर की थी, अर्थात आर्थिक प्रणालियों के आधार पर की। वह कहता है कि इस दुनिया में जो बदलाव होता है, जो विकास होता है, जो परिवर्तन होता है, वह पैसों के बिना, धन के बिना, पूंजी के बिना, भौतिकता के बिना नहीं हो सकता है। अतः कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत देता है, और उसी के सिद्धांत को, ऐतिहासिक भौतिकतावाद के सिद्धांत को आर्थिक नीतिवाद के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें 8 शीर्षक पर या 8 विशेषताओं के आधार पर अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत वह अब हमारे अपने सामने पेश करता है। लेकिन उसमें जो 7वें नंबर का शीर्षक था वह ये था कि कार्ल मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत दिया, भौतिकवाद सिद्धांत दिया, उसमें इनकम को, यानी कि आर्थिक रूप से इतिहास की व्याख्या की, और ये कहा कि जो इतिहास है तो इतिहास में आज तक निम्नलिखित क्या हो गए घटनाक्रम हुए हैं, वो आपको मैं अभी बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 7वें नंबर का जो शीर्षक था वह है इतिहास का घटनाक्रम, इतिहास का क्रम मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत दिया, और वह सिद्धांत 8 शीर्षक बिंदु थे। 8 बिंदुओं पर उसने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत दिया। उसके अंदर जो 7 नंबर का था, 7 नंबर में ये लिखा हुआ है कि उसने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। तो उसने जो इतिहास बताया, ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि इतिहास को उसने कितने स्टेप में बांटा, वो है मेरे दोस्तों, ये कितनी अंगुलियां हैं? 5, और इसके साथ 1 जोड़ दे, कितनी हो गई? 6। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। दोस्तों ध्यान दो, इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कैसे किया? कि काल विभाजन कैसे किया? क्योंकि वह उत्पादन प्रणालियों से आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या करता है मेरे दोस्तों। ध्यान दो, उत्पादन के संबंधों और आर्थिक दशाओं के आधार पर इतिहास को 6 भागों में बांटा।
किसने? कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को इतिहास के आधार पर उसने 6 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। और इनको एक याद करने का फार्मूला याद कर लीजिए। ये स्टेप पूछी जाती है मेरे दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर जो इतिहास बताया, इतिहास को 6 भागों में बांटा, उसका क्रम क्या है। ठीक है, तो क्रम पूछ लेता है। फिर ऑप्शन में आता है कि 1 व 2, 3 और 4 और पहला, उपरोक्त तो सभी। तो ये क्रम पूछा जाता है, तो बड़ा बारीकी से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए एक फार्मूला मैंने बनाया है। तो ये याद कर लेना कि आधा सा धन, ठीक है, और धन का मतलब क्या होता है? पूंजी। धन का मतलब क्या होता है? पूंजी। तो ये याद रखना, आधा सा धन, और धन को यहाँ पे अपन कट कर देंगे और पूंजी याद रखेंगे। धन का मतलब पूंजी होता है, तो आधा सा पूंजी अर्थात आधा सा धन, धन का मतलब पूंजी, तो आधा सा पूंजी अर्थात आधी सी पूंजी समाज में साम्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो अपना एक क्या हो गया? फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, जिसके सहारे हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा सा तो आपके याद रहेगा ही, आधा सा धन ऐसे याद कर लो, फिर अपना प्रश्न क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखो इस आ का मतलब ध्यान दीजिए, आदिम साम्यवादी अवस्था। ठीक है, आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसको प्राचीन साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसे प्राचीन साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइमिटिव कम्युनिज्म, प्राइमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो दा का मतलब हो गया दास समाज। क्या हो गया मेरे दोस्तों? दास समाज हो गया। और दास समाज को अंग्रेजी में बोलेंगे स्लेव सोसाइटी। ठीक है मेरे दोस्तों, सा, और सा का मतलब हो गया सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज, जिसको फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। फिर धन को अपन पूंजी मानेंगे, तो आप याद रखना पूंजीवादी समाज, और पूंजीवादी समाज को कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये हो गया समाज, तो समाजवादी समाज। ठीक है, इस समाज का मतलब क्या हो गया? समाजवादी समाज, और इसको बोलेंगे सोसाइटिलिस्टिक सोसाइटी। और बाद में साम्य, और साम्य का मतलब होता है साम्यवाद। ठीक है, तो ये हो गया साम्यवादी समाज, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इनका क्रम याद रखना। एक फार्मूला आपके लिए बनाया है मैंने, आधा सा पूंजी यानी आधी सी पूंजी समाज में साम्य है, और उसके आधार पर ये 6 आप याद कर लेना। बहुत सारे एग्जामों में जैसे ये पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों कि जैसे अपन इनका भी एक क्रम बनाते हैं, कोई एक कुछ क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास का क्रम है, इतिहास विभाजन का क्रम है। तो यहाँ ऑप्शन में आते हैं, जैसे ये है तो वहाँ ऑप्शन में आते हैं कि ए में कि 1 2 4 5, बी में आता है कि 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन के आधार से पहला ये है आदिम साम्यवादी अवस्था, दास समाज अवस्था, सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था। तो ये क्रम है मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों एक बार। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने काल चक्र बताया था, इतिहास बताया था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की थी मेरे दोस्तों। तो उसमें जो पहली स्टेज थी वो थी आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसको प्राचीन साम्यवादी अवस्था भी कहते हैं। और प्राचीन साम्यवादी अवस्था में नाम से पता लग रहा है कि उसमें क्या है। फिर भी देखिए आप, इस अवस्था के अंदर ये कार्ल मार्क्स कहता है कि ये इतिहास की प्रारंभिक काल था, अर्थात इतिहास प्रारंभ हुआ ही था। वह अवस्था कौन सी थी? आदिम साम्यवादी अवस्था। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो आदिम साम्यवादी अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या था? आवश्यकताएं, लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। ठीक है मेरे दोस्तों, लोग फल फूल कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे मेरे दोस्तों। ठीक है, आजीविका का कोई साधन नहीं था। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं था। इस अवस्था में किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं था।
और व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। लोग पैसों को जानते ही नहीं थे, व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। लोगों को ये पता नहीं था कि मैं मेरे परिवार के लिए कुछ पैसा रखूं, कोई इनकम में जोड़ूं, तो व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। और उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, तो किसका अधिकार था इस समय? तो पूरे समाज का अधिकार हुआ करता था साम्यवादी, आदिम साम्यवादी अवस्था के अंदर। और समाज शोषक व शोषित वर्गों में नहीं बटा हुआ था। ठीक है, जब वर्ग ही नहीं था तो शोषक शोषित कहाँ से आएंगे मेरे दोस्तों? सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से अपना काम करते थे। ठीक है, सभी व्यक्ति सहयोग और समानता से रहते थे, भाईचारे की भावना से, और संयुक्त रूप से काम करते थे, भाईचारे की भावना से, समानता की भावना से रहते थे, प्रेम की भावना से रहते थे। इसमें कोई विषमता नहीं थी। इस अवस्था के अंदर किसी प्रकार की विषमता नहीं थी, सभी समान थे। और यहाँ पर मेरे दोस्तों कोई कृषि और पशुपालन जैसा कोई काम चालू नहीं हुआ था इस आदिम साम्यवादी अवस्था के अंदर। अगली स्टेज आती है, वहाँ पर कृषि और पशुपालन चालू होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। दोस्तों अगली स्टेज के बारे में बात करते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के अंदर दूसरा जो समाज आता है वो आता है दास समाज, दास युग, जिसको स्लेव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। और दास से पता लग रहा था कि यहाँ पे स्वामी और दास की बात आएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी और दास वाली जो समाज है वो कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी सिद्धांत के अंदर, ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के अंदर कौन सी अवस्था में आता है? तो दूसरी अवस्था में आता है। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति का उदय क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कृषि और पशुपालन होने लग जाता है। कृषि और पशुपालन हो जाने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति चालू हो जाती है यहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ यहाँ पर, जिससे क्या हुआ? जिससे आदिम साम्यवादी समाज क्या हो गया? समाप्त हो गया। पहली अवस्था बहुत जल्दी ही क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्यों? व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होने के कारण। और व्यक्तिगत जब संपत्ति से दास युग का प्रारंभ हो गया, लोग व्यक्तिगत संपत्ति समझने लगे मेरे दोस्तों, अपने कमाने लगे, इकट्ठा करने लग गया अपने पूंजी को, अपने धन को। तो जो ज्यादा जिसके पास धन हो गया वो तो क्या बन गया? स्वामी हो गया। और जो धन से वंचित रह गया वो क्या बन गया? दास बन जाता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर कृषि पशुपालन करने लगा, यहाँ पर कृषि और पशुपालन होने लग गया, जिससे शक्तिशाली व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमाने लगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर कृषि और पशुपालन का विकास हो जाने से व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो जाता है। और जब व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो गया तो लोगों के पास पैसा हो गया, व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। और व्यक्तिगत संपत्ति से जो शक्तिशाली जो व्यक्ति था वो उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमाने लग गया कि यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो सब कुछ मेरा है। मैं तो जो मजदूर लोग जो काम करेंगे, दास लोग काम करेंगे, बस उनको टेकल करूँगा, उनको थोड़ी सी मजदूरी दूंगा, सारा पैसा मैं ही हटपूंगा। इस प्रकार से वो मालिक बन जाता है। तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या करने लग गया? पूरे के पूरे उत्पादन प्रणाली के ऊपर, उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमाने लग गया मेरे दोस्तों। और कमजोर व्यक्ति को क्या बना लिया उसने? कमजोर व्यक्ति को अब अपने अधीन कर लिया था, दास बना लेता है। इस प्रकार से शक्तिशाली व्यक्ति जब उत्पादन के सभी साधनों पर अपना अधिकार जमा लिया तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या हो गया? स्वामी बन जाता है। और जो कमजोर व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं था वो उनके अधीन हो जाता है। तो अधीन का मतलब दास बन जाता है। क्या बन जाता है? दास बन जाता है मेरे दोस्तों। तो आप ये याद रखना, स्वामी और दास वाली जो घटना है, जो समाज है, वो किस में हुआ? दास समाज में, दास युग के अंदर। तो मेरे दोस्तों अब आप ही बताओ कि क्या यहाँ पर उत्पादन की प्रणालियों के द्वारा समाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आप बताओ। यहाँ कोई राजा का बेटा राजा कोई समाज का निर्माण कर रहा है क्या? नहीं। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि उत्पादन प्रणालियों से, आर्थिक स्थितियों से, आर्थिक परिस्थितियों से ही समाज का निर्माण होता है, नया समाज बनता है और पुराना समाज मिट जाता है, जो आपके सामने आपको पता लग रहा है। आदिम साम्यवादी अवस्था थी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये अवस्था आ गई। तो ये क्यों आ रही है?
आर्थिक परिस्थितियों के कारण। तो उसने इसीलिए इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की थी, इसलिए उसके सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे, दासों ने स्वामियों के विरोध में विद्रोह कर दिया। अब इनके पास तो पैसा होने लगे, सारे उत्पादन के साधनों पर ही अधिकार करने लगे, तो दासों में बोलो कि विद्रोह आएगा कि नहीं आएगा, क्रांति आएगी कि नहीं आएगी, कि भाई ये तो सारा पैसा हमारा ले जाता है, तो क्रांति करते हैं। तो क्रांति करते हैं, विद्रोह करते हैं, और जब क्रांति और विद्रोह करते हैं तो मेरे दोस्तों उसी समय उस विद्रोह को दबाने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? राज्य की उत्पत्ति होती है मेरे दोस्तों। तो राज्य ने क्या किया कि राज्य ने स्वामियों का ही साथ दिया, मजदूर या दास लोगों का साथ नहीं दिया। इसलिए दास लोग स्वामी के विरोध में तो हुए, साथ में राज्य जैसी जो संस्था यहाँ पर जो पनपने लगी थी उसका भी उन्होंने विरोध कर दिया, और बहुत जल्द दासों ने स्वामियों का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आगे जो स्टेज आती है वो आती है सामंतवादी युग या सामंतवादी समाज आता है। तो आप इनका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। हाँ
दोस्तों अगली स्टेज आती है इतिहास की। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर की आती है सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज या सामंतवादी युग, जिसको फेड्यूल सोसाइटी के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। इस युग के अंदर क्या होता है, जैसे सामंतवाद, सामंतवाद आ रहा है तो सामंत का मतलब इनका संबंध कृषि से होता है मेरे दोस्तों। तो याद रखना कि सामंतवादी जब समाज आया तो उस समय आजीविका का मुख्य जो साधन था वो क्या था, कृषि था। ये याद कर लेना मेरे दोस्तों, सामंतवादी समाज में आजीविका का मुख्य साधन क्या था, कृषि था। अब ध्यान दो, ये जो कृषि थी, जो भूमि थी, वो राजा के अधीन हुआ करती थी। पूरी की पूरी जो जमीन थी वो राजा के अधीन होती थी। ठीक है, अब राजा जमीन के ऊपर काम कैसे करवाता था, उपज कैसे करवाता था, तो पूरी की पूरी जमीन को राजा किस में बांट रखा था, सामंतों को दे रखी थी। किसको दे रखी थी, सामंतों को दे रखी थी। ये सब सामंत है मेरे दोस्तों, सामंतों को दे रखी थी। और ये जो सामंत है, बहुत सारे, एक रियासत के अंदर जितने सामंत थे, सामंतों ने ये जमीन बोने के लिए किसको दे रखी थी, किसानों को। किसको दे रखी थी, किसानों को दे रखी थी मेरे दोस्तों। हालांकि ये किसानों की जमीन नहीं थी, किसान तो केवल पैदा करता था मेरे दोस्तों। यहाँ पर किसानों की स्थिति वैसी थी जैसे कि दास समाज में दासों की थी, वैसे यहाँ पर किसानों की स्थिति थी, जो कि बड़ी नाजुक थी। अब सामंत, अब राजा ये कहता था कि मुझे इस वर्ष कि इतना अनाज चाहिए या इतना मुझे कर चाहिए, टैक्स चाहिए, तो वो सामंतों को कहता था। सामंत किसानों को ऊपर दबाव देते थे कि कुछ भी हो जाए, इस फसल पर, इस ज़मीन पर हमें इतना टैक्स ये तो देना ही पड़ेगा, इतना अनाज देना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि उस पर दबाव किसका था, राजा का, तो राजा को वो दिया करता था मेरे दोस्तों। ये तो बहुत पुरानी बात है मेरे दोस्तों। अपना जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो 9वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, उस समय तक भी किसान क्या थे, एक तरीके से किसान सामंतों के अधीन काम ही करते थे। ठीक है, और फिर सरकार ने ऑर्डर निकाला कि जो किसान जो ज़मीन बो रहा है वो उसी की हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो अब तक ऐसा ही हो रहा था। तो ध्यान दो, आवश्यकता पड़ने पर सामंत राजा की सहायता करते थे। संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार होता था। सामंतों में भूमि बटी हुई थी। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण होता था। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता था, राजा और सामंतों का। तो जो किसान उत्पादन कर रहे हैं जमीन के अंदर, उस पर नियंत्रण किसका हो रहा है, सामंतों का और राजाओं का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर दास जैसी स्थिति है अब किसानों की। यहाँ पर किसानों के पास कुछ भी नहीं है और किसानों का बड़ा शोषण होता था। ये है सामंतवादी अवस्था। तो दोस्तों अगली स्टेज आती है 4 नंबर की, पूंजीवादी समाज या पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जिसको कहते हैं। इस अवस्था में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति का जन्म हो गया था। आप याद रखना कि पूंजीवादी समाज के अंदर औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था और उसी औद्योगिक क्रांति के कारण ही लोग पूंजीपति बने थे। क्यों हुआ औद्योगिक क्रांति का जन्म, क्यों हुआ, क्योंकि इस समय कोयले व भाप के इंजन का आविष्कार हो गया था मेरे दोस्तों। तो जब कोयले और भाप के इंजन का आविष्कार होगा तो औद्योगिक क्रांति तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर इसके पिछली वाली अवस्था के अंदर, समाज के अंदर जो सामंतवादी समाज था, वहाँ पर आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आजीविका का जो प्रमुख साधन होगा वो कौन सा हो गया, उद्योग, कंपनियाँ और उद्योग यहाँ पर आजीविका का प्रमुख साधन होगा। तो अब जो उद्योग जो बनाएगा, तो उद्योग का जो मालिक है वही तो उस उद्योग के ऊपर एकाधिकार रखेगा, वही मालिक बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वह एकाधिकार रखेगा। तो जो भी उसके अंदर जो अपन कमाता है तो उसके पूरा का पूरा एकाधिकार वो मालिक रखेगा। पूंजीपतियों को उद्योग चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई, अब श्रमिकों की। भाई कोई उद्योग लगाएगा तो उसमें श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या हुआ कि पूंजीपतियों ने अपना उद्योग चलाने के लिए किसका सहारा लिया, श्रमिकों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन
50-100 साल जब बीत जाते हैं, 60-70 साल जब बीत जाते हैं, तो श्रमिकों को ऐसा लगता है कि ये जो पूंजीपति वर्ग है उद्योग स्थापित करके हमारा खून का शोषण करते हैं, हमें कमाई तो कुछ देते नहीं है, कमाई तो खुद ले लेते हैं अपने अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मेरे दोस्तों। तो ये अतिरिक्त मूल्य आपको बताऊंगा आगे, अगली वाली स्टेज आगे मैं आपको बताऊंगा। तो श्रमिक वर्ग क्रांति करता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचता है, हम 12 घंटे 24 घंटे काम करते हैं और पेट भरने के लिए ही थोड़ा सा पैसा मिलता है, सारा का सारा पैसा कौन ले लेता है? पूंजीपति वर्ग। तो इन लोगों ने क्रांति करना शुरू कर दिया, क्रांति शुरू कर दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। और आगे जब क्रांति जब शुरू कर देता है तो कार्ल मार्क्स समाजवादी समाज के बारे में बात करता है कि जब ये लोग क्रांति करेंगे तो समाजवादी समाज आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब ये आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अगली बात करते हैं दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि इतिहास की व्याख्या की, इतिहास की व्याख्या की, लेकिन इतिहास की व्याख्या कैसे की? पूंजी के आधार पर, भौतिकता के आधार पर, अर्थात धन के आधार पर, अपन ये कह सकते हैं उत्पादन प्रणाली के आधार पर उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी। और इतिहास की उसने 6 स्टेप बताई थी मेरे दोस्तों, 6 स्टेप बताई थी, 4 मैंने आपको बता दी थी। 5वीं अवस्था है समाजवादी अवस्था, ठीक है मेरे दोस्तों, सोशलिस्टिक सोसाइटी। समाजवादी अवस्था में मेरे दोस्तों क्या होता है कि इससे पहले पूंजीवादी अवस्था होती है। पूंजीवादी अवस्था से लोग परेशान हो गए थे और सर्वहारा वर्ग था वो बड़ा परेशान हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। सर्वहारा वर्ग का जो भी अतिरिक्त मूल्य था उसका पूरा का पूरा पूंजीवादी लोग उसके पैसे को हड़प लेते थे। तो सर्वहारा वर्ग ने क्रांति की और क्रांति करने से जिस समाज की स्थापना होती है मेरे दोस्तों, वह समाज कौन सा होता है? अपना समाजवादी समाज होता है, जिसको अपन समाजवादी अवस्था कहेंगे मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ, बुर्जुआ वर्ग का मतलब पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति करते हैं, जिससे समाजवादी समाज की स्थापना होती है। जैसे कि रूस की क्रांति इसका उदाहरण है, अर्थात सर्वहारा वर्ग की क्रांति का कोई उदाहरण दे तो वो है रूस की क्रांति, इसका उदाहरण है। अब इसमें एक नारा प्रसिद्ध है, एक सिद्धांत प्रसिद्ध है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था कि समाजवादी अवस्था में क्या होता है कि हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को कार्य के अनुसार। तो ये याद रखना, इसमें जो पैसा मिलता है, लोग जो कार्य करते हैं वो क्षमता के अनुसार और कार्य, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये याद रखना कि समाजवाद समाज में, अर्थात इस समाजवादी समाज के अंदर क्या होता है? पारिश्रम होता है, जो वेतन मिलता है वो योग्यता तथा कार्य के आधार पर दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि निम्न में से कार्ल मार्क्स की वह अवस्था कौन सी है जिसमें पारिश्रमिक पेमेंट क्षमता अर्थात योग्यता और कार्य के आधार पर दिया जाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें समाजवाद भी आएगा, समाज साम्यवादी भी आएगा, पूंजीवादी भी अवस्था आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? सही आंसर होगा समाजवाद। समाजवाद के अंदर क्या होता है कि योग्यता, योग्यता का मतलब क्षमता तथा कार्य के आधार पर उसका पेमेंट तय किया जाता है, उसका पारिश्रमिक तय किया जाता है। और इसीलिए इसका समाजवाद का एक नारा है कि हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को कार्य के अनुसार, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये क्षमता और ये कार्य आप याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। समाजवाद में राज्य की ओर से परिकल्पना की जाती है। समाजवाद के अंदर क्या होता है कि राज्य रहता है, साम्यवाद में राज्य लुप्त हो जाता है, लेकिन समाजवाद के अंदर राज्य रहता है और राज्य ही समाजवाद बनाने की कोशिश करता है। तो यह समाजवाद में राज्य की ओर से परिकल्पना की जाती है कि समाजवाद की स्थापना हो। समाजवाद वर्गहीन समाज की कल्पना करता है।
ठीक है। और उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन की जितनी भी प्रणालियाँ होता है, उत्पादन का जो वितरण होता है, साधन वितरण प्रणाली, सबके ऊपर किसका किसका अधिकार होता है? समाज का। समाज का मतलब राज्य का अधिकार होता है, और राज्य ही क्या है? समाजवाद का निर्माण करता है मेरे दोस्तों। समाजवाद आर्थिक प्रणाली है। समाजवाद क्या है कि एक तरह से आर्थिक प्रणाली के आधार पर है समाजवाद। समाजवाद में पूंजीवाद की जड़ रहती है। ऐसा नहीं कि समाजवाद के अंदर पूंजीवाद खत्म हो जाता है, पूंजीवाद की जड़ तो बनी रहती है, लेकिन ये जो पूंजीवाद है वो साम्यवादी अवस्था में पूर्णतः खत्म हो जाता है। पूंजीवाद की जो जड़ है, तो यहाँ तो समाजवादी अवस्था में पूंजीवाद की जड़ बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवाद क्या है कि वो व्यक्तिगत इनकम पर ज़्यादा बल देता है कि लोगों के पास व्यक्तिगत इनकम हो, और जब व्यक्तिगत इनकम होगी तो वो तो समानता की बात कर रहा है समाजवाद है कि सभी लोगों के पास समान रूप से इनकम हो, लेकिन व्यक्तिगत समानता की आड़ में लोग पूंजीपति की जड़ बनाए रखते हैं मेरे दोस्तों। समाजवाद व्यक्तिगत समानता की ओर पहला कदम है मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं अपन साम्यवाद की अवस्था के बारे में। दोस्तों अगली बात करते हैं, अगली अवस्था है 6 नंबर की साम्यवादी अवस्था, कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसके अंदर क्या होता है कि समाजवादी अवस्था में जब सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को हटाने के लिए क्रांति करेंगे तो समाजवाद की स्थापना हो जाती है, और समाजवाद के अंदर भी पूंजीवाद की जड़ बनी रहती है। फिर दोबारा से क्या करते हैं, सर्वहारा वर्ग क्रांति करते हैं, पूंजीवती वर्ग को, बुर्जुआ वर्ग को वहाँ से हटाने के लिए, अर्थात तो साम्यवादी अवस्था सामने आती है। और साम्यवादी अवस्था की विशेषताएं क्या होती है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है, इसका नारा या सिद्धांत क्या है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो वेतन दिया जाता है या पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, या पारिश्रमिक जिसको हिंदी में कहेंगे पारिश्रमिक, तो इसमें पारिश्रमिक का आधार क्या हो गया आपके सामने? क्षमता और आवश्यकता। ये याद रखना मेरे दोस्तों, क्षमता व आवश्यकता, ठीक है मेरे दोस्तों, आवश्यकता, जिसमें जितनी क्षमता है और उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। तो ये पारिश्रमिक एक विशेषता हो गई साम्यवादी अवस्था की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साम्यवादी अवस्था की पारिश्रमिक विशेषता क्या है? तो क्षमता आवश्यकता है या क्षमता व कार्य है मेरे दोस्तों? आप बताइए, आप क्षमता व आवश्यकता है या क्षमता व कार्य है? तो मेरे दोस्तों क्षमता और कार्य जो पारिश्रमिक जो विशेषता है वह समाजवाद की है, और जहाँ पर क्षमता व आवश्यकता के बारे में बात आए तो वो विशेषता किसकी है? साम्यवादी अवस्था की है मेरे दोस्तों। तो ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। सॉरी, इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा। साम्यवादी अवस्था के अंदर निजी संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगी। राज्य विहीन अवस्था होगी, अर्थात इसके अंदर राज्य क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र हो जाएगा। सभी जगह मजदूर वर्ग का क्या हो जाएगा? मजदूर वर्ग का अधिनायक हो जाएगा। और साम्यवाद जो है वो आर्थिक व राजनीतिक प्रणाली है, ये याद रखना। साम्यवाद है वो आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है, जबकि समाजवाद ओनली केवल आर्थिक प्रणाली पर आधारित है, जबकि साम्यवाद आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रणालियों पर आधारित है। साम्यवाद व्यक्तिगत संपत्ति की प्रणीति है, अर्थात समाजवाद में क्या हुआ था कि व्यक्तिगत संपत्ति पर बल दिया गया था कि सभी समान रहे, सभी के पास बराबर बराबर पैसा रहे, तो व्यक्तिगत संपत्ति पर बल दिया था। लेकिन अब व्यक्तिगत संपत्ति की प्रणीति, परिणाम के रूप में, परिणति के रूप में क्या आ गया? साम्यवाद। तो याद रखना व्यक्तिगत संपत्ति की प्रणीति क्या है?
समाजवाद है, साम्यवाद, तो साम्यवाद है। और यहाँ पर राज्य विहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। और थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस, ये याद रखना, थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस की शब्दावली भी कार्ल मार्क्स ने दी थी। और उसने कहा कि नियतिवाद का मतलब ये इतिहास में इस तरह की 6 अवस्थाएं बदलती रहती है मेरे दोस्तों। और अंतिम जो अवस्था होगी साम्यवाद अवस्था होगी, वो साम्यवादी अवस्था के बाद में किसी प्रकार की अवस्था नहीं होती है, पुनः ये चक्कर ऐसे चलता रहता है मेरे दोस्तों। तो यही उसका थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस है, ठीक है। ये प्रथाएं इस तरह से इतिहास चलता रहता है, यही उसका नियतिवाद है मेरे दोस्तों। तो यह याद रखना आप, थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस किसने दी, तो कार्ल मार्क्स ने दी, जिसका मतलब यही है कि साम्यवादी अवस्था के बाद में और कोई अवस्था नहीं होगी, यही कालक्रम घटनाक्रम चलता रहता है मेरे दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजश्री एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और टाइम थोड़ा ऐसा ही है, तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो मेरे दोस्तों। धन्यवाद।